पेज नंबर 45, पेज नंबर निकालेंगे सभी 45, क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर निकालें सभी 45, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन में लिखा है कि रेंट पेड इज ए, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर दो आइटम, कैपिटल और लायबिलिटी। एसेट्स को रियल बोलते हैं और नॉमिनल बोलते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रियल मतलब जो चीज रियल में दिखती, एसेट्स रियल में दिखती, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड है, सर लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर पर्सन, कैपिटल प्रोप्राइटर पर्सन। नॉमिनल जो चीज रियल नाम, रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम देख नहीं सकते। देखो सैलरी मान लीजिए मैं दे रहा हूँ तो एक्चुअली तो कैश ही दे रहा हूँ, राइट। मैं सैलरी नहीं लिख सकते, एक्सपेंस भी लिख नहीं सकते, नॉमिनल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है दोनों के। ठीक है जी, इसको नोट करेंगे आप लोग। और क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है कि रेंट पेड पांचों में से क्या होता है? पांचों में से क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन सा हुआ सर? नॉमिनल हुआ। आंसर हो गया जी सी ऑप्शन। इसको नोट कर लेंगे जी फटाफट। बढ़िया जी, आगे 52 में लिखा है जी रॉबर्ट्स अकाउंट। कोई नाम लिखा हुआ है, सपोज राम अकाउंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा राम अकाउंट बताइए जी कौन सा है? पर्सन से रिलेटेड नाम लिखा हुआ है, या तो प्रोप्राइटर होगा या लायबिलिटी होगी। ए ऑप्शन पर्सनल। 53 क्वेश्चन नंबर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं, उसे कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? ऑप्शन बी कहता है जी हफ्ते में इकट्ठे लिख लो। ऑप्शन नंबर सी कहता है जी महीने के एंड में इकट्ठे लिख लो। ऑप्शन ए कहता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जा रही है वैसे वैसे उसको लिखते जाओ। रेंट पे करा तुरंत रेंट पे की रिकॉर्ड कर लो, परचेज हुई तुरंत परचेज रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे इवेंट हैपन हो रहा है हम उसको वैसे वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। 54 पर आगे कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं बताइए? कंपाउंड जर्नल एंट्री, यहाँ पर एक ही साइड में 2 और मोर अकाउंट आ जाएं, जैसे कि सर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। तो इसमें सर एक ही साइड में 2 अकाउंट हैं, एक ही साइड के अंदर 2 अकाउंट हैं, तो ये जो एंट्री है ये कंपाउंड जर्नल एंट्री। बना रही है बात? कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? यहाँ पर एक ही साइड 2 और मोर अकाउंट, यहाँ पे डेबिट में 2 हैं तो ये कंपाउंड एंट्री हो गई, डेबिट में 3 होते तो भी कंपाउंड एंट्री। तो डेबिट में 1, क्रेडिट में 2 होते तो कभी कंपाउंड, दोनों जगह 2 होते तो भी कंपाउंड। मतलब दोनों जगह सिंगल सिंगल है तो कंपाउंड नहीं है, अदरवाइज हमेशा कंपाउंड। सही, तो इसमें आंसर आ गया है जी। कौन सा ऑप्शन लग रहा है सर? ऑप्शन ए कहता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट इक्वल होते हैं। ये तो सर हर एंट्री के लिए होता है, चाहे कंपाउंड एंट्री हो या ना हो। ऑप्शन बी कहता है कहीं पेजेस तक चल जाती है तो लंबी एंट्री होती है, ऐसा नहीं है। सी कहता है नरेशन मत लिखो ऐसी एंट्री होती है, ऐसा नरेशन सब एंट्री। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन के अंदर 54 क्वेश्चन के अंदर सर अगर कंपाउंड वर्ड नहीं लिखा होता तो कौन सा आंसर टिक कर दे? तो भी ए टिक कर दे, क्योंकि बी और सी तो पक्का गलत है। बी और सी तो एक नॉर्मल एंट्री के लिए भी गलत है, एक कंपाउंड एंट्री के लिए भी गलत है, और जो ए ऑप्शन है वो कॉमन है, कंपाउंड एंट्री के लिए भी यही और नॉर्मल एंट्री के लिए भी। 55 पर आ गए।
Which of the following accounts will be credited on giving cash donation? जल्दी एंट्री बताइए जी फटाफट से। डोनेशन टू कैश अकाउंट। हाँ जी, डोनेशन दे रहे हैं तो हम डोनेशन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या चैरिटी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो एंट्री लिख लीजिए वहां पर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ साथ एंट्री लिख लीजिए, डोनेशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। क्वेश्चन में पूछा है कि क्रेडिट किसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा होता है कि डेबिट किसे करेंगे, तो बी ऑप्शन सही होता। लेकिन 55 क्वेश्चन में ना मुझे सी आंसर चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंज करवा दो। कैश की जगह गुड्स अगर हम डोनेशन में दे रहे हैं, रिपीट, इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही कब आता जब क्वेश्चन में लिखा होता कि हम कैश नहीं दे रहे डोनेशन में, गुड्स दे रहे हैं डोनेशन। अगर हम डोनेशन में गुड्स दे रहे हैं सर, तो हमारी जर्नल एंट्री कुछ ऐसी होती, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। डोनेशन नाम का खर्चा हो गया, और जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाएं परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री होती अगर हम कैश की जगह गुड्स डोनेशन में देते। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता कैश की जगह गुड्स डोनेशन में दिए हैं, तो क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ क्रेडिट क्या करेंगे, तो परचेज अकाउंट आता, सी ऑप्शन आंसर तब आता। क्लियर हो गई बात? पढ़ सकते हैं आगे? चलिए हम आगे 56 पॉइंट पर, सेल ऑफ गुड्स टू एड्यू फॉर कैश। मुझे बताइए फटाफट से, एड्यू डेटर है या क्रेडिटर है? सर ना डेटर है ना क्रेडिटर है, ना डेटर है ना क्रेडिटर है। कस्टमर कह सकते हैं उसको, या कोई भी नहीं कह सकते, ऐसा भी कह सकते हैं। इसका नाम हम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर? क्योंकि सामान बेचा और पैसा हैंड टू हैंड मिल गया। हम सिर्फ तभी लिखते हैं जब उधार में खरीदिया सेल, ठीक है ना, पेमेंट हैंड टू हैंड हो गई, तो इसलिए इसका नाम नहीं लिखेंगे। चलिए एंट्री बताइए फटाफट से। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचे हैं, बदले में पैसा आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। इसकी एंट्री बन गई कैश अकाउंट। एंट्री लिख लीजिए वहां पर 56 क्वेश्चन के पास, इसकी जर्नल एंट्री लिख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ में पूछा है कि डेबिट किसे करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कुछ में पूछा होता क्रेडिट किसे करेंगे, तो सी ऑप्शन सही आ जाता। ए ऑप्शन कब सही आता? जब क्वेश्चन में फॉर कैश की जगह या तो फॉर क्रेडिट लिखा होता या कुछ भी नहीं लिखा होता। अगर सिर्फ इतना लिखा हो सोल्ड गुड्स टू एड्यू फुल स्टॉप, तो उधार मानते हैं उस केस में, तो भी एड्यू को डेबिट करते हैं। समझ आ रही है बात? या फिर लिखा होता सोल्ड गुड्स टू एड्यू ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा, तो भी एड्यू को ही डेबिट करते हैं। नाम तभी आता जब उधार में बेचते हैं, ठीक है। 57 पॉइंट, विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। चलिए एंट्री बताएं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट अकाउंट। बिल्कुल सही है जी। तो जब भी ओनर घर से दुकान में पैसा लाता है तो हम कैपिटल वर्ड लिखते हैं, और जब पैसा दुकान से घर लेके जाता है तो ड्राइंग्स वर्ड लिखते हैं। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, इसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। वो कैश लेकर के नहीं जा रहा, गुड्स लेकर के जा रहा है। जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाएं परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री लिख लेंगे सभी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्रेडिट किसे करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा होता डेबिट किसे करेंगे, ड्राइंग से, ए ऑप्शन आंसर आ जाता। 58 पे आ जाए। 58 पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सेल्स। सेल्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इस बार हमने गुड्स बेचे 10,000 के,
और ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 1000। तो हमारे पास कैश आ रहा है 9000 रुपीज। अब मैं इसकी दो प्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ और फिर डिस्कस करेंगे सर कौन सी सही है कौन सी गलत है। अपना आंसर रोक करके रखें। एक सर प्रेजेंटेशन ये है कि 10,000 के गुड्स बेचे, 9,000 रुपए कैश आया, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। दूसरी प्रेजेंटेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। इस सर 9,000 के गुड्स बेचे, 9,000 रुपए आ गए। देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस सेल्स एंड ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली। ग्रॉस सेल मतलब डिस्काउंट से पहले वाली सेल को अलग रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अलग रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन ए ये कह रहा। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है कि नेट सेल इनवॉइस, इनवॉइस मतलब जो बिल बना है वो नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। बी ऑप्शन ये कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है दोनों ही गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है जो मर्जी कर लो। अब बताइए सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही आंसर है। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन में आता है, एंट्री में नहीं। ठीक है जी, हम ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में फेक प्राइस इंक्रीज होता है। ये वाले रिकॉर्डिंग तब करते हैं जब कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है फिर? बी ऑप्शन। 58 में फिर बी ऑप्शन सही। इसकी नोटिंग कर सकते हो आप इस तरीके से। ऑप्शन ए ये सही वाले लिख लो और उसमें लिख लो ब्रैकेट में ऑप्शन ए, तो ये वाले लिख लो ब्रैकेट में ऑप्शन बी और ये क्वेश्चन लिख लेना। सर एक डाउट है। हाँ जी, आगे से नोट करें। सर मैं अकाउंटेंट हूँ और मेरा बॉस आगे कहता है कि मैं 1,000 के कुछ खरीद के लाया और उसने 1,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो सर उसकी एंट्री क्या होगी? मतलब 2,000 रुपए देकर के आया, 1,000 रुपये दे के आया, उसने 2,000 के कुछ दे दिए गलती से। जो ओनर जो मतलब जो सप्लायर है उसने गुड्स दे दिए हमें 2,000 रुपए, हमें तो 1,000 रुपए पड़े ना, हम तो 1,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे। तो सर हमारा सर हम लेके हम तो कुछ 2,000 के आया ना, उसकी क्या एंट्री होगी? देखो देखिए कई बार ऐसा होता है सर, दुकान से हम सामान लेकर के आ जाते हैं और दुकानदार जो है वो बिल गलत अमाउंट का बना देता है। तो सर अगर ज्यादा का बनाएगा तो जाकर चिल्लाएंगे उस पर हम, और कम का बनाएगा तो शांत रहेंगे। तो सर ऐसे में करना क्या है, इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं सामान लेकर के आया हूँ मान लीजिए 10,000 रुपए का और जो बिल बना है वो 8,000 रुपए का बना हुआ है, कम का बना हुआ है गलती से, 8,000 रुपए देकर भी आ गए सप्लायर को। तो ऐसे केस में सर अब जो 8,000 पे रिकॉर्ड करें या 10,000 पे रिकॉर्ड करें, यहाँ कंफ्यूजन। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या है कि सामान ज्यादा का खरीदा हुआ है लेकिन पेमेंट कम करके आए हैं और बाय मिस्टेक सप्लायर से बिलिंग अमाउंट में गलती हुई है, तो ऐसे केस में क्या करना है? तो इसका आंसर ये है कि पहले आपको बॉस से पूछना है, आप बताओ बैलेंस देकर आओगे कि नहीं देकर आओगे। वो कहता है मैं देकर आऊंगा बैलेंस, तो क्रेडिटर बन गया वो मेरा, पेंडिंग रहेगा 2,000। वो कहता है मैं भी देकर आऊंगा, उससे गलती हुई है, तो फिर 8,000 से रिकॉर्ड करेंगे। लिख देता हूँ एंट्री। सर हम 8,000 रुपए से रिकॉर्ड करते हैं, मेरा बॉस कहता है भाई मैं नहीं दे के आने वाला पैसे। वो कई बार बहुत महंगा सामान भी लगा देता है, भगवान देख रहा है, इससे गलती हुई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, बैलेंस पैसे नहीं देने हैं। अगर बॉस कहता है कि जी मैं बैलेंस पैसे दे करके आऊंगा, मैं ईमानदार हूँ, तो गुड्स आए हैं 10,000, ये कैश गया है 8,000 और जो भी इसका नाम है राम श्याम, उसके लाइव का हमारा क्रेडिटर बन गया, पेमेंट पेंडिंग होगी 2,000। ठीक, नोट कर रहे हैं सब बाकी सभी? सर जो बाकी के ऊपर में सर बॉस मना कर दे रहे हैं, सर 2,000 का किस में लिखेंगे? वो जो हाँ तो लिख दिया ना 8,000, क्यों कहीं लिखेंगे? सर 10,000 के कुछ दिए ना उसने हमें। 10 लाख रुपए की कार से मुझे 1 लाख रुपए में मिले, क्या एंट्री होगी? सरकार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हर आइटम को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो सामान 1 लाख रुपए का हो। हम तो 8,000 मिल गया ना, हमारे खर्चा 8,000 रुपए का, हम 8,000 का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। मेरा डाउट ये आ रहा है कि सर वो कुछ तो 10,000 के हैं, 10,000 पे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? मेरा आंसर ये है कि हर एक एसेट एक्सपेंस को हम अपनी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, पॉइंट नंबर आ गया जी 59 पर।
ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेजेस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज फॉलोज। ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे रिकॉर्ड करना, जो ऑप्शन ये कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस बिल में से लेस कर दो और नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करो। सी ऑप्शन कहता है दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन कहता है जो मर्जी करो। सर बी ऑप्शन। डी ऑप्शन पे ऑप्शन की तरह ट्रेड डिस्काउंट चाहे परचेज के टाइम हो चाहे सेल के टाइम हो, हम लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट से ही रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं डेबिट नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं क्रेडिट नहीं करते। 60 क्वेश्चन नंबर आ गया है जी। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, रीजन क्या होता है? सर पैसे तो दे देंगे। अर्ली पेमेंट पे जो दिया जाता है डिस्काउंट उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। वो रिकॉर्ड होता है कि रिकॉर्ड नहीं होता? सर होता है। रिकॉर्ड होता है। डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सर कैश के साथ होता है। डिपेंड होता है सर हमने दिया के लिए। डिस्काउंट अगर हमने दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा। डिस्काउंट अगर हमें मिला है तो हमारे लिए रेवेन्यू, क्रेडिट होगा। चलिए कैसे लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है बुक्स में, ऐसे ऑप्शन ये कहता है कि कैश डिस्काउंट को डेबिट कर दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। बी ऑप्शन कहता है बिल में से लेस करके नेट अमाउंट लिख दो। सी ऑप्शन कहता है दोनों गलत हैं। डी कहता है जो मर्जी करो। ए ऑप्शन सर कैश डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे हम डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। आंसर सारे दे रखे हैं, टिक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जी, कैश डिस्काउंट को ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे अगर मिला है तो। बी ऑप्शन कहता है इनवॉइस प्राइस में से लेस कर दो डिस्काउंट वाला अमाउंट। सी ऑप्शन कहता है दोनों गलत हैं। डी कहता है जो मर्जी करो। ए ऑप्शन सर कैश डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से डेबिट, और अगर मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से क्रेडिट। बी ऑप्शन तब सही होता है जब क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट की बजाय ट्रेड डिस्काउंट होता। 62 पर आ गई। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री। पूरी चर्चा हुई थी इस बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है जी। तो टर्म 2 में बनाएंगे हम। साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो टर्म 2 में सीखेंगे। इसके डेबिट साइड में आती हैं परचेजेस, क्रेडिट साइड में आती है सेल्स, और क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये अकाउंट इस फॉर्मेट से बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, तो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। जो साल के एंड में स्टॉक बच गया हमारे पास, वो हमारे लिए एसेट है। जैसे मशीन बच गई, प्रिंटर बच गया, ऐसे स्टॉक बच गया। एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं मान के चल रहा हूँ अभी आपको 25% ही समझ में आया होगा। इस स्टॉक एसेट है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। ट्रेडिंग क्रेडिट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करवा दिया, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आया क्यों नहीं आया, या रीजन पोस्टपोन करना चाहिए तो तब के लिए चैप्टर जब पढ़ेंगे तभी लॉजिक समझेंगे हर चीज़ का कि कौन सी आइटम क्यों आती है, किस साइड आती है। ठीक है जी, कोई डिफरेंट केसेस नहीं है इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक के एंट्री सर ऐसे मांग सकता है वैसे मांग सकता है, सिंपल एंट्री मांग जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, उसका आंसर ये रहेगा क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पर वापस आ गए हम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन। देखिए सर क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक है? स्टॉक लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में जो माल नहीं बिका, कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर लॉस हो गया तो माल नहीं बिका, तो दोस्त पूरा सोना माल बिक जाएगा हर साल में। तो माजी मैं 3 लाख का सामान खरीद के लाया हूँ, उसमें से सपोज 2 लाख का बिक गया, तो मैं वेट करूंगा बाकी 1 लाख का बिके, तुरंत बाकी 2 लाख का भी ले आऊंगा। तो शोरूम में मान लीजिए कार रखी हुई है, तो जैसे ही 4-5 कार बिक जाएंगी वो और ले आएंगे ना। इतना कि नहीं सारी बिकेगी पहले तभी लाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सारी वैरायटी भी रखनी होती है हम लोगों को, तो हमेशा स्टॉक रहता है। 31 मार्च पे भी स्टॉक रहा होगा, वो बिका नहीं है, देखो नेक्स्ट मंथ बिक जाएगा, लॉस नहीं हुआ कहीं से कहीं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन आंसर आ गया इसके अंदर।
अब हम आ रहे हैं 63 क्वेश्चन पर। चलिए समझते हैं बोर्ड पर। देखिए जी, गुड्स बेचे, राम को एंट्री बताइए। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू नाम अकाउंट बेचे। सर बेचे नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सही है जी। अब इसे एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि राम मेरा डेटर बन गया, मुझे इससे पैसे लेने हैं। राम डेटर, एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। कुछ दिन के बाद सर इसने पैसे दे दिए मेरे को, सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू राम 10,000। अब राम मेरा डेटर नहीं रहा क्योंकि पैसे दे दिए इसने, और मेरे पास कैश नाम का एसेट बढ़ गया। सही है। तो मान लीजिए इसने कैश नहीं दिया, चेक दिया, तो चेक मिलते ही हमने बैंक में जमा कर दिया और राम का अकाउंट क्लोज कर दिया। हालांकि चेक पास होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, इसलिए जब रिसीट दी जाती है सामने वाले को, उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। मतलब हम कहीं भी पेमेंट करते हैं किसी चीज़ की, और पेमेंट अगर चेक से करते हैं तो चेक में जो रसीद मिलती है उस रसीद में बात लिखी होती है, रिसीट में बात लिखी होती है कि चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। मतलब ये रसीद तभी वैलिड है जब चेक रियलाइज हो जाता है, हमारे पास पैसे आ जाते हैं। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो इस रसीद की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है। तो फिलहाल हमने सर राम का अकाउंट तुरंत क्लोज कर लिया, पॉजिटिव सोचते हुए कि चेक बाउंस नहीं होगा, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और राम से पैसे नहीं लेंगे, राम खत्म हो गया हमारे अकाउंट से। लेकिन बाद में पता लगता है कि सर चेक बाउंस हो गया, तो इसी को रिवर्स एंट्री नहीं कर देनी चाहिए। सोच के देखो कि राम को सर वापस से अपना डेटर बना लो, क्योंकि राम से पैसे लेने हैं आप, है ना। और सर बैंक बैलेंस कम कर लो, क्योंकि मैंने बैंक गलती से बढ़ा लिया था, चेक जमा कर दी ये सोचकर कि चेक पास हो जाएगा 1-2 दिन, लेकिन चेक तो पास हुआ नहीं, चेक बाउंस हो गया। तो बैंक बैलेंस तो मेरा बढ़ा ही, अब घटाना पड़ेगा अकाउंट से, राम को डेटर लाना पड़ेगा वापस से। तो सर हम एक चीज हमने याद कर ली, क्या याद कर ली कि चेक बाउंस होने की एंट्री क्या होती है, जो चेक मिलने की एंट्री होती है उसका रिवर्स। जो चेक मिलने की एंट्री होती है जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री होती है चेक बाउंस होने की। उस डेटर को वापस से क्रिएट कर लेना है, बैंक को वापस से कम कर लेना। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। सर बैंक चार्ज नहीं आएगा तो बैंक चार्ज दे रखें तो आएगा, क्या दे रखें तो आएगा। पॉइंट नंबर 63, चेक 1000 रुपए का डिसऑनर हुआ, अंडरलाइन कर लिए, डिसऑनर को मान लीजिए बाउंस। डिसऑनर बोलो या बाउंस बोलो एक ही बात। तो एडी से चेक मिला था और बाउंस हो गया, एंट्री बताइए फटाफट से क्या होगी। एड टू अकाउंट डेबिट एड टू डेबिट टू बैंक। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही। ए ऑप्शन कब सही होता? जब सर यहाँ पे चेक पर डिसऑनर सर, सेल्स वापस आ जाती है। सर सेल गुड्स वापस आ जाएगा। जो मैंने सामान बेचा है उसने मुझे ना कैश दिया ना चेक दिया, गुड्स ही वापस कर दिए, गुड्स ही वापस कर दिए मेरे कस्टमर ने। उस केस में मैं ये रिकॉर्ड करता, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, एडी जो भी नाम दे रखा है, तब ये ऑप्शन आता है। सी आता है ये। सस्पेंस क्या चीज है सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस चैप्टर के अंदर। 64 पर आ गए जो जर्नल एंट्री फॉर वुड, लकड़ी जो कि गुड्स है हमारे लिए, 2000 रुपए के यूज करें हमने ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए। तो हम अपने ऑफिस का फर्नीचर बना रहे हैं तो हमारे पास एक नई एसेट आएगी फर्नीचर के नाम की। अगर पैसा लग रहा है इसके लिए तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, और अपनी ही दुकान का गुड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस काम के लिए, तो गुड्स कम हो रहे हैं। जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, और जब भी गुड्स जाएं परचेज अकाउंट क्रेडिट। अपनी ही दुकान का मटेरियल हम अपनी ही दुकान के लिए फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर टू परचेसेस। एंट्री नोट कर लीजिए। अच्छा एंट्री दे रखी ऑप्शंस के अंदर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही। ए ऑप्शन सर कब सही होता? जब हम परचेज करते हैं, जब हम फर्नीचर खरीद करके लाते हैं कहीं से, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ती और कैश नाम की एसेट कम होती। सर बी ऑप्शन कब आता? आंसर सही जब हम फर्नीचर सेल करते, बेचते। अगर हम फर्नीचर बेचेंगे
तो फर्नीचर नाम की एसेट कम हो जाएगी और कैश नाम की एसेट बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन तब आता है जब फर्नीचर सेल करते हैं। क्लियर हो गया सबको? इनकम टैक्स पे करना बताइए पर्सनल एक्सपेंस है या बिजनेस एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस है। सीख चुके हैं हम ये बात। ये प्रोप्राइटरशिप पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। इनकम टैक्स लगता है वो प्रोप्राइटर पर लगता है, इसलिए इनकम टैक्स पे करना प्रोप्राइटर की जिम्मेदारी है। अगर वो दुकान से पैसा निकाल करके इनकम टैक्स पे कर रहा है तो हम इसको ड्रॉइंग से ट्रीट करेंगे जी। तो क्वेश्चन 65 में पूछा है जी इनकम टैक्स की एंट्री बता दीजिए। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है जी? लास्ट वाला ऑप्शन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Yes, sir. 66 पर आ गए जी। जर्नल एंट्री फॉर सेलिंग ओल्ड मशीनरी विद बुक वैल्यू 5000 फॉर 3500। 5000 रुपए की मशीनरी हमने 3500 में बेची है। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 1500 रुपए का। टर्म 2 में सीखेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से अकाउंट बनाया जाता है जिसके डेबिट साइड में सारे लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे रेवेन्यू या इनकम या प्रॉफिट आते हैं। हाँ जी, तो बताइए 5000 का मशीनरी बेच दी, मशीनरी कम हो गई, Yes, sir. एसेट डिक्रीज क्रेडिट। वैसी बड़ी एंट्री होती है ना, एकदम सोचोगे तो आंसर क्लिक नहीं करता। उसको पार्ट करो, तोड़ो उसको कि सर मशीनरी बेची, पहले मशीन लिख लेते हैं। मशीन हमने 5000 वाली बेच दी तो मशीनरी हमारी 5000 से कम हो गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो टू मशीनरी अकाउंट आएगा। दूसरा, सर पैसा आ रहा है हमारे पास, कितना पैसा आ रहा है? सेलिंग प्राइस 3500 रुपीज, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट 3500 रुपीज, 1500 रुपए का नुकसान हो गया हमारे लिए। इसको लॉस ऑन सेल के नाम से भी लिखते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे लॉस अल्टीमेटली यहाँ जाते हैं, तो ऑप्शन कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे देता है या लॉस ऑन सेल भी दे देता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन नहीं, सर ये डी। सर डी में कैश गलत। लास्ट वाला ऑप्शन में तो कैश डेबिट 5000 से गलत है वो। ए ऑप्शन भी गलत हो गया, सर सी यू। सारे गलत हैं इसमें तो। अच्छा, डी बोल रहे थे, आंसर में देख करके बोल रहे थे। इसके आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, मैं इसको ऐड कर लूंगा नोट्स में। आंसर नोट कर लीजिए इसका 66 का। कैश अकाउंट डेबिट 3500 रुपीज जितने में बेचा है, और उसके नीचे या तो अब लिखना लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, ऑब्लिक करके लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, पी ऑब्लिक एल लिखा हुआ है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन जी। इन ऑप्शंस में तो सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है सर, सेल्स अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं गुड्स दे दिया है। जब गुड्स बेचे। क्वेश्चन में गुड्स नहीं बेच रहे, मशीनरी बेच रहे हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट वर्ड गलत। बढ़ने जी आगे। 67 Edu has withdrawn 25,000 rupees for his personal use out of his capital. The correct journal entry will be, सर ए। सुनिए ध्यान से। देखिए इन दो बातों में क्या फर्क है।
सर राम स्टोर के अंदर पैसा लगाया 10 लाख रुपए, इसको हम राम स्टोर के अकाउंटेंट हैं तो इसे कैपिटल बोलेंगे। अब राम जो है वो जरूर नहीं है कि एक ही जगह बिजनेस कर रहा है, वो उसका 10 जगह बिजनेस कर रहा हो। राम स्टोर में पैसा लगा रखा है, श्याम स्टोर में लगा रखा है, किसी में पार्टनर है, किसी में प्रोप्राइटर है, किसी में शेयर होल्डर है। तो कई बार क्या होता है जो हमारा इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एक इन्वेस्टमेंट की पोर्टली जो हमने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो कलेक्टिवली उसको एक वर्ड में पोर्टफोलियो कहते हैं। ये हमें सिखाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर कि हमेशा अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन सिखाया जाता है इसके अंदर कि अब जैसे पैसा हर टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बिजनेस में लगा दिया, कुछ गोल्ड में लगा दिया, कुछ एफडी में लगा दिया और कुछ शेयर्स में लगा दिया। शेयर्स में भी बैंकिंग वाले शेयर्स में अलग, कंज्यूमर गुड्स वाले शेयर्स में अलग। तो सुनिए ध्यान से, जब राम ने इसके अंदर पैसा लगाया बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए, तो डेली बेस पर सेल हो रही होगी, गुड्स बिक रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। जनरली जो पैसा ये निकालता है अपने पर्सनल खर्चों के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। वो ड्राइंग्स बेसिकली कर कहाँ से रहा होता है, ये प्रॉफिट्स में से कर रहा होता है। प्रॉफिट एक्चुअल में तो कैलकुलेट होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल खत्म हो जाएगा कितने प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि कितने का माल बिका, कितने का खरीदा, कितना खर्चा हुआ, नेट कितना बचा। लेकिन एक एस्टिमेट बेस पर प्रोप्राइटर को खुद ही प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है। तो मान लीजिए कि हमारे घर में सपोज 10 रुपए का ला करके 8 रुपए ला के 10 का बेचता हूँ, तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ। मैंने सपोज 100 मार्कर बेच दी, तो उस हिसाब से मैंने अपने 20 रुपए कमा लिए। 100 रुपए के मार्कर बेच दिए तो 20 रुपए कमा लिए। 10 लाख रुपए के मार्कर बेच दिए तो 2 लाख रुपए कमा लिए। एक रफ आइडिया तो हो जाता है ऑनर को कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहता है अपने घर खर्चों को। उसको तो नॉर्मल ड्राइंग्स कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनना, ये क्या चीज़ है। तो जैसे उसने पैसा यहाँ रखा है, ऐसे कई जगह लगा रखा होगा, यहाँ पे 2-3 साल हो गए, उसको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा, कोई और बिजनेस में वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो यहाँ से सपोज 10 लाख में से 5 लाख रुपए कैपिटल निकाल करके वो किसी और बिजनेस में लगाना चाह रहा है। समझ आ रही बात। इसलिए कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते रहना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड सुनते हैं ऐड के अंदर, म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है? म्यूचुअल फंड ये चीज़ है कि आपसे पैसा लेकर के वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका, और रेगुलर एनालाइज करते रहते हैं। यहाँ लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा, वहाँ से पैसा निकाल करके यहाँ प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, वहाँ डाल देते हैं, लेकिन बात क्या जगह रखते हैं। ठीक है जी। तो प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है इस वाली प्रोप्राइटरशिप से। वजह ये हो सकती है कि उसे कहीं और इन्वेस्ट करना हो पैसा, वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। समझ में आ रही है बात। ये नॉर्मल ड्राइंग से अलग है, ये चीज़ क्लियर करवा रहे हैं। नॉर्मल ड्राइंग जो होती है वो प्रॉफिट से पैसा निकाल रहे हैं, छोटा मोटा पैसा निकाल रहे हैं, घर खर्च के लिए निकाल रहे हैं। और कैपिटल विड्रॉल का मतलब है कि हमने एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल लिया, अपनी कैपिटल ही कम करना, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करना चाह रहे हैं हम इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल। सर पैसा लगाने की एंट्री क्या होती है? जब हमने पैसा लगाया तो वो छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा निकालता है, और जब वो कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, कैपिटल कम हो गई इस बार उसकी, मतलब हमने ड्राइंग्स ना डेबिट करके कैपिटल डेबिट करना। अब सर ये बताओ कि कौन से अमाउंट से पता लगेगा? तो मान लीजिए 5000 रुपए निकाले तो ड्राइंग्स है, 5 लाख निकाले तो कैपिटल है। ये आपने एग्जांपल दे दिया। तो मान लीजिए 1 लाख निकाले तो, 50,000 निकाले तो कौन से अमाउंट पे क्या बोलना चाहिए? इसको याद करना हमारा काम नहीं है। हमारा बॉस ही बताएगा कि भाई सर जो हम पैसा निकाल जो रहे हैं वो कैपिटल से काटने हैं पैसे या ड्राइंग्स में लिखना है। तो हमने बॉस से पूछना है, वो कहता है अपने कैपिटल निकाल दो, इस लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये वाली एंट्री कर लेंगे। इन जनरल ये वाला पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर हम कुछ पूछेंगे, ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं तो पूछेंगे हम कि सर कैपिटल पैसे पैसा निकाल रहे हैं, उस हिसाब से रिकॉर्ड करना है तो उस हिसाब से रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। कैपिटल विड्रॉल इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग्स। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर 67 के अंदर कि एडयू जो प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल से पैसा निकाल लिया। तो जनरल एंट्री करेक्ट क्या होगी? सी ऑप्शन होगा जी। आउट ऑफ कैपिटल वर्ड क्योंकि लिखा हुआ है। तो सर ड्राइंग्स वाले के लिए कौन सी लैंग्वेज है? आउट ऑफ प्रॉफिट होता रहता थोड़ा बहुत और ये पैसा निकालता रहता है, इसके लिए क्या लैंग्वेज है? आउट ऑफ कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर ए है उसके आगे लिख लीजिए आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या आपको ध्यान रहेगा एग्जाम में? सर मान लीजिए आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिखा होता तो हम ये टिक करके आते,
क्लियर हो गई ये बात? बढ़े आगे, फिर इन द ब्लैंक्स पर आ गए जी। अभी बेसिकली हमने जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट होते हैं वो 3 होते हैं, पर्सनल, लीगल, नॉमिनल। चैप्टर 6 में सीखेंगे जिसको नहीं भी पता। पर्सनल अकाउंट का लीगल रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब इसके हिसाब से सिंपल रूल क्या है सर? सामने वाला अगर कोई नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर और वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, और गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। सोल्ड गुड्स टू राम, तो उसको अभी कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? जैसे हमने राम को गुड्स बेचे हैं, मतलब राम डेटर बन गया। डेटर एसेट होती है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा, राम डेबिट। अब इसी को करते हैं इसी रूल के हिसाब से। सर हमने गुड्स बेचे राम को, बताइए राम रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। डेबिट, तो राम को खत्म। तो ये जो ट्रेडिशनल रूल है वो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करने में हेल्प करता है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम कौन? डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर है। हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अब तक कि श्याम सर क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। गुड्स उधार खरीद करके लाए तो कर्जा बढ़ा, हम पे लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए श्याम क्रेडिट होता है। इसके हिसाब से राम रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। मैं कुछ खरीद करके लाया हूं शाम से तो शाम रिसीवर है कि गिवर है? गिवर, क्रेडिट। ठीक है। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है जी इन द ब्लैंक्स का कि रिसीवर अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट या क्रेडिट? रिसीवर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अब क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी कि ट्रेडिशनल रूल के अंदर से आ रहे हैं, हम पर्सनल अकाउंट का रूल पूछ रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रिसीवर वर्ड इस्तेमाल ही हम यही करते हैं, इसलिए मैंने हिंट रखी है। आंसर सारे दे रखे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई जी बात? ये पर्सनल है ना? हां जी, पर्सनल है ना? रिसीवर्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। हाँ ये भी सही है, रिसीवर्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, या फिर रिसीवर्स अकाउंट इज डेबिटेड। उसमें लैंग्वेज में कह रखे ना कि क्या किस सेंस में पूछा जा रहा है कि डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है, ये नेचर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो रिसीवर अकाउंट इज डेबिटेड, ये भी आंसर परफेक्ट है जी। सोल्ड गुड्स टू एडू, रिलेंडे बोले हैं एडू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना? एडू कौन है? डेटर। डेटर। क्वेश्चन में पूछा है कि एडू विल बी डेबिटेड, सही है? डेबिटेड डेटर भी आ सकता है। नहीं, विल बी डेटर, ऐसे सही नहीं, ज्यादा डेट हो रहा है डेबिट। रिसीव्ड इंटरेस्ट, मुझे बताइए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि रेवेन्यू? लोन दिया हुआ है कि लिया हुआ है? दिया हुआ है। लोन दिया हुआ है तब तो इंटरेस्ट मिलेगा। रिलेंटी बताएं इसकी। कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। क्वेश्चन में पूछा बताओ इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक किसी दोस्त ऑप्शन लिखा, क्रेडिट आंसर आ जाएगा बस, ठीक है? रिलेंटी लिखते रहे साथ साथ, जो खाली स्पेस है आगेगा। पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना एडू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पॉइंट नंबर 3 में लिख लेना कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। पढ़े जाके ट्रेड डिस्काउंट इज डैश इन द बुक्स, इज नॉट शोन या नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। शोन से बेटर रिकॉर्डेड वर्ड है, क्योंकि शो हम प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखते हैं। तो इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर नो एंट्री भी तो आ सकता था।
ट्रेड डिस्काउंट इज नो एंट्री इन द बुक्स ना सेंटेंस नहीं बना मतलब रिलेशन इट्स नॉट रिकॉर्ड परफेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 5 जी A journal is known as a book of primary entry या original entry सबसे पहले ये रिकॉर्ड होता है इसको प्राइमरी भी कहते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ रिकॉर्ड होता है तो ओरिजिनली यहाँ से जनरेट होती है ट्रांजैक्शंस इसको ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन व्हिच दे हैपन दे अकर जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुई उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे जो बाद में हुई उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे इन व्हिच दे हैपन या दे अकर सेकंड जी a journal entry may have more than one debit or more than one credit और ऐसे एंट्री को क्या बोलते हैं फिर कंपाउंड एंट्री कहते हैं फिर ऐसे इस ब्लैंक में कंपाउंड नहीं लिखना क्रेडिट लिखना journal provides an explanation of the transactions and events ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ट्रांजैक्शन की हिंदी होती है लेन देन इवेंट की हिंदी होती है घटना घटना मतलब डिक्रीज नहीं कोई इवेंट होना घटना होना जैसे लॉस बाय फायर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन क्या होता है सर लेन देन इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं जैसे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो दो लोग होंगे बायर सेलर रेंट पे कर रहे हैं दो लोग होंगे लैंडलॉर्ड टेनेंट सैलरी पे कर रहे हैं दो लोग होंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो ट्रांजैक्शन में दो लोग होते हैं उसको इसलिए इसको लेन देन कहते हैं और इवेंट जो घटना होती है कोई इवेंट हो गया लॉस बाय फायर हो गया लॉस बाय थेफ्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक बच गया डेप्शन बच गया प्रॉफिट बच गया तो दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मशीनरी इज नाइदर अ डैश नॉर अ डैश पर्सनल रियल नॉमिनल तीन अकाउंट होते हैं सर मशीनरी एसेट है एसेट तो रियल हुआ तो मशीनरी रियल है बाकी दोनों नहीं है क्वेश्चन में पूछा है कि जो दो नहीं है वो वाले बताओ पर्सनल और नॉमिनल ठीक है जी पहले ब्लैंक में पर्सनल लिखूं सेकंड ब्लैंक में पर्सनल लिखूं सर तो फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों ही नहीं है ना मशीनरी अकाउंट ना तो पर्सनल अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट है तो पहले ब्लैंक में लिखो पर्सनल दूसरे में नॉमिनल या उल्टा पहले में नॉमिनल सेकंड में पर्सनल सेम आंसर है ना सेम बात है बढ़े जी आगे लोग टाइम से पैसा दें उनको मोटिवेट करने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है कैश डिस्काउंट दिया जाता है लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खरीदें इसलिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है लार्ज परचेज 12th point dash a discount is shown separately cash discount को separately show करते हैं 13 dash discount is not shown separately trade discount को separately show नहीं करते 14 dash discount is not reduced from invoice price cash discount को माइनस नहीं करते invoice price में से अलग से रिकॉर्ड करते हैं 15 dash discount is reduced from invoice price trade discount को हम बिल में से ही लेस करके दिखाते हैं 16 पर आ गई थी 15,500 की पेमेंट करनी थी 10% का डिस्काउंट मिल गया तो पेमेंट कितनी होगी बताइए जी कितनी कैलकुलेट करें खुद से पेमेंट करनी थी सर हमें 15,500 की डिस्काउंट मिला 10% इसका 10% हुआ सर 1550 डिस्काउंट के अमाउंट से बढ़ तो नहीं जाएगा पेमेंट घटेगी माइनस कर दीजिए बताओ कितना आया कितना अमाउंट पे होगा ठीक है कैटलॉग प्राइस जो अमाउंट जो भी आइटम खरीदते हैं उस पे कैटलॉग पे लिखा होता है प्राइस एमआरपी समझ लीजिए आप 600 रुपए है ट्रेड डिस्काउंट 10% विल बी इतना
कैश डिस्काउंट 5% बिल भी देता हूँ। ध्यान से देखिए बोर्ड पे 1 मिनट के लिए। 10% 5%, किसने गलती, सॉरी 60 और 30, ये सही है या गलत है? लेकिन सर 600 रुपए का 10% 60, 600 का 5% 30, बिल्कुल सही तो है। तो गलत है। सर 60 को माइनस करके फिर 5% निकाल। देखिए जी, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, फ्लैट डिस्काउंट नहीं होते। जो डिस्काउंट एक के बाद दूसरा लगा है, मतलब डिस्काउंट 15% का नहीं है, 10% प्लस 5% का। 600 रुपए का 10% 60 रुपीज, ये लेस करेंगे इसमें से, फिर फाइनल अमाउंट बैठा 540। उसके बाद हम इसका 5% कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 27 रुपीज। तो फाइनल पेमेंट कितनी होगी? 510। क्वेश्चन में फाइनल पेमेंट नहीं पूछी, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट पूछा है और कैश डिस्काउंट का अमाउंट पूछा है। कैश डिस्काउंट का तो हर बच्चे का आंसर सही आएगा, सो ट्रेड डिस्काउंट का गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में, कैश डिस्काउंट होगा। तो ध्यान रखना, इस 600 का 5% नहीं कर रहा हूं आपको, 30 रुपए जो लेस करने के बाद जो बचा वो इसको नोट कर लेना, इसको लाइन को, ठीक है। 600 के आगे लिख लेना कैटलॉग प्राइस, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और लास्ट में फाइनल पेमेंट। 600 के आगे कैटलॉग प्राइस जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बाद माइनस 60 के आगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर बचा 540, नोट करना है सभी। उसके बाद लेस कैश डिस्काउंट 5%, 540 का 5%, ये आ गया 27 रुपीज। फिर बचा 513 के फाइनल पेमेंट। कुछ मुफ्त फाइनल पेमेंट पूछा हो तो ये आंसर आएगा। पढ़े जी आगे। 17th क्वेश्चन में जो डिस्काउंट 17 हमने पढ़ा है अभी, इसमें जो डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट होगा वो कितने अमाउंट से होगा? 27 60 या 30 या 27 या फिर 87? 27, क्योंकि सर ट्रेड डिस्काउंट तो डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, तो कैलकुलेट ही होता है बस, है ना। तो डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा वो 27 रुपीज से होगा। डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो क्रेडिट करेंगे, हम दे रहे तो डेबिट करेंगे, 27 से आएगा, ठीक है जी। ट्रू फॉल्स में आ गया जी पहला क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में आ गया जी पहला क्वेश्चन। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू एडू फॉर कैश should be debited to edu's account. जनरल एंट्री बताइए जो फॉल्स क्या है? Cash to furniture account. कैश टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स वर्ड हम सिर्फ तभी लिखते हैं जब गुड्स बेचते हैं, गुड्स के अलावा जो बेचेंगे उसका नाम लिखेंगे। एड्यू कौन है, डेटर या क्रेडिटर? कस्टमर। कोई भी नहीं है सर ये, क्योंकि हमने इसको पैसे इंटेंट मिल गए, क्योंकि उधार में नहीं बेचा, तो इसको तो आंसर फॉल्स है। आंसर सारे दे रखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है फॉल्स आगे, लेकिन आप एंट्री लिख लीजिए, करेक्ट एंट्री। फर्स्ट पॉइंट के आगे आप करेक्ट जर्नल एंट्री नोट कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। धन जी पढ़ सकते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। करेक्ट है ना? Yes, yes, sir. जरूर पढ़ा था चैप्टर 6 में हमने। एसेट्स की जगह क्या लिखूं कि आंसर तब भी ट्रू रहे? एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, ट्राई करें। वाने आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। हमने कस्टमर को दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस है। ये रेवेन्यू आंसर आए, इसमें क्या चेंज करूं? डिस्काउंट रिसीव्ड कस्टमर की जगह सप्लायर,
Yes, sir. मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर इज अ रेवेन्यू फॉर बिजनेस, तो सही होता। Yes, sir. ठीक है जी, हम डिस्काउंट तो दे रहे हैं कस्टमर को तो एक्सपेंस है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है सप्लायर से तो रेवेन्यू। फोर्थ पर आ गए जी, इंक्रीजेस इन कैपिटल आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस इन कैपिटल आर डेबिटेड। ट्रू है जी, रूल पढ़ा था हमने कैपिटल के लिए, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। कैपिटल की जगह क्या लिखूंगा, ट्रू रहे, लायबिलिटी लिख दीजिए, लायबिलिटी का भी सेम रूल होता है। और क्या लिख सकता हूं, रेवेन्यू। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों के लिए रूल सेम है, तीनों को इंक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं, तीनों को डिक्रीज होने पर डेबिट। क्वेश्चन 5 पर आ गए जी, डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, सही है गलत है, उल्टा रूल लिख दिया। यस सर, क्या रूल सही है, डेबिट डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये रूल करेक्ट है, इसमें उल्टा लिख दिया इसलिए फॉल्स हो गया। 6 पर आ गए जी, सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस मे हैव ओनली वन अकाउंट। Yes, sir. फॉल्स। सर देखिए, ये हर ट्रांजैक्शन के अंदर ना एटलीस्ट दो अकाउंट तो निकलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। Yes. एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो डेबिट में एक क्रेडिट में, या एक डेबिट में दो क्रेडिट में, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो तो रहेंगे, क्योंकि एक जर्नल एंट्री के अंदर हमने मान लीजिए लिख दिया राम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी लिखा तो एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। ये क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ एक ही अकाउंट भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स हो गया आंसर। मिनिमम दो अकाउंट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के अंदर, इसलिए फॉल्स। अब लिख लीजिए आगे जाकर मिनिमम 2। Seventh question, for every debit there is a corresponding credit of equal amount। True. जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, अमाउंट दोनों में सेम आता है। 8th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड, इसको चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर 9 लेजर में लिख लीजिए इसको, 8 पॉइंट चैप्टर नंबर 9 लेजर के लिए। 9 पर आ गया जी, वेजेस व्हेन पेड आर क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट। False. जल एंट्री बताइए, Wages account to cash वेज account. एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वेजेस नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, तो आंसर बनेगा नहीं, सिनोनिम नहीं है। वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है, The salary employer को दी जाती है और wages जो गुड्स बनाता है हमारे को जो गुड्स बनाता है उसे वेजेस देते हैं और जो गुड्स उसको बनाता है बेचता है उसे salary salary देते हैं। बेचता नहीं, जो गुड्स नहीं बना नहीं बनाता है ना। जो वर्कर हमारे यहाँ मान लीजिए कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 1000 में से मान लीजिए 600 एम्प्लॉइज तो ऐसे हैं जो गुड्स बनाने का काम कर रहे हैं, 400 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो गुड्स नहीं बनाते, जैसे सुपरवाइजर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, अकाउंटेंट हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गई, ठीक। तो जो वर्कर गुड्स बना रहे हैं वो 600 वर्कर, उनकी पेमेंट को मैं वेजेस बोलूंगा, और जो 400 वर्कर गुड्स नहीं बना रहे हैं तो मैं उनको सैलरी बोलूंगा। ऐसे बाइफरकेट करते हैं उसको, ठीक है। तो वेजेस और सैलरी सिनोनिम नहीं है कि वेजेस की जगह सैलरी लिखते हैं। उसका आंसर है सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा होता है, क्वेश्चन में चेंज बताओ, क्या चेंज करोगे ट्रू हो जाए, Credited is a debit. क्रेडिटेड की जगह डेबिटेड लिखा होता तो ट्रू हो जाता, या फिर एक वर्ड और चेंज करके दिखाओ, कोई भी एक वर्ड, एक बोलते तो पीछे सैलरी 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 सैलरी, वेजेस की जगह कैश लिखा होता तो ट्रू नहीं हो जाता, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Cash. क्वेश्चन कहता है कि वेजेस व्हेन पेड आर क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, तो ट्रू नहीं हो जाता क्या, Yes, sir. है ना। तो वेजेस पे करेंगे तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो क्वेश्चन में या तो क्रेडिट की जगह डेबिट लिखा होता तो ट्रू हो जाता, या वेजेस की जगह कैश लिखा होता तो ट्रू हो जाता। 10th क्वेश्चन, नरेशन शुड बी रिटन इन अ जर्नल। ट्रू। देखो ट्रू भी सही है, फॉल्स भी सही, कैसे देखो, मतलब नरेशन जो है जर्नल में लिखी जाती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये जो है ना शुड वर्ड, ये एक ऑप्शनल वाली फीलिंग दे रहा है जी, शुड।
शुड वर्ड ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा आपको कैसा करना चाहिए, कंपलसरी नहीं, करना चाहिए। ये शुड वर्ड ऐसा इंडिकेट कर रहा है। शुड वर्ड की जगह यहाँ पे कुछ और वर्ड होना चाहिए था, जैसे नरेशंस आर रिकॉर्डेड, आर रिटन इन जर्नल, आर कंपलसरी इन जर्नल, आर मस्ट इन जर्नल, ऐसे कुछ वर्डिंग होती तो आंसर ट्रू होता। शुड वर्ड ने इसको फॉल्स कराया है, ठीक है। 11th पर आ गए जी। एक आप 10th के पॉइंट के ना आगे लिख लीजिए, नरेशन मस्ट बी रिटन इन जर्नल ट्रू। आपको रीडिंग करना ध्यान रहेगा, वरना 2 महीने बाद जब एग्जाम होंगे फिट आउट लेकर के आओगे, सर ये तो सही लिखा है आपने फॉल्स कैसे लिखवा दिया। तो आगे लिख लीजिए इसके, नरेशन मस्ट बी रिटन इन जर्नल और फिर ब्रैकेट में ट्रू। आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा हाँ यहाँ मस्ट आना चाहिए, अंडरलाइन भी कर लेना मस्ट को और शुड को। शुड की जगह मस्ट आना चाहिए था तो आंसर ट्रू हो जाता, इस वजह से आंसर फॉल्स हुआ। 11th पॉइंट, अ जर्नल प्रेजेंट्स chronological record of transactions। ट्रू है जी ये बात। ध्यान रखना वर्ड chronological मतलब जो चीज पहले हो रही है उसको पहले लिखने से बोलता है chronological, टाइम के हिसाब से जो पहले आएगा वो पहले इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। 12th point, when two accounts are debited or credited, it is a case of simple entry। और सर तो कौन सा केस है? कंपाउंड एंट्री का केस है। सिंपल वर्ड की जगह अगर कंपाउंड वर्ड होता तो आंसर ट्रू हो जाता, अभी आंसर फॉल्स हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डेबिट में 2 अकाउंट या क्रेडिट में 2 अकाउंट, एक ही साइड अगर 2 अकाउंट आ जाते हैं तो सिंपल एंट्री नहीं, कंपाउंड एंट्री हो जाती है। 13th पॉइंट पर आ गए जी। द बुक इन विच अ ट्रांजैक्शन is first recorded is known as journal। जहाँ पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल कहते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 14th, प्रोप्राइटर की जो ड्राइंग्स है वो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल सर, प्रोप्राइटर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो पर्सनल के अंदर आएगी, पर्सन है प्रोप्राइटर। ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल में तो आते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस, ड्राइंग्स ना रेवेन्यू है ना एक्सपेंस है, इसलिए फॉल्स हो गया। 15th पॉइंट वो क्या कहता है? 15th पॉइंट कह रहा है सर क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है, इसलिए क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होने चाहिए, कभी डेबिट नहीं होने चाहिए। केस बताओ डेबिट करने के। सर जब हमने उसको पे कर दिया, क्रेडिटर को पैसे दे दिए तो क्रेडिटर डेबिट होंगे। और कोई केस बताओ, क्रेडिटर वाला केस, क्रेडिटर बड़ी होना चाहिए, गुड्स वाला। गुड्स रिटर्न कर दिया सर हमने, देखिए जब मैं गुड्स खरीद करके लाऊंगा उधार तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर को मैं क्रेडिट करूंगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। मैं उसको पैसे दे दूंगा वापस तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट तो क्रेडिटर डेबिट होगा। या फिर पैसे ना दे करके मैंने वो गुड्स ही वापस कर दिए उसके, तो भी कर्जा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिटर अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता, आंसर फॉल्स है। अब लेट्स टेक एग्जांपल आगे, कैश पेड टू क्रेडिटर, लिख लीजिए एग्जांपल, कैश पेड टू क्रेडिटर। दूसरा एग्जांपल, परचेज रिटर्न। हाँ जी सर सोल्ड गुड्स टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर होता है दोस्त। 2 केस हो गए सर, कैश पेड टू क्रेडिटर और परचेज रिटर्न, 2 एग्जांपल हो गए सर जैसे हम किसी को पैसे उधार पे देते हैं, हाँ जी, और उसने हमें वापस नहीं करे तो हम उसको बैड डेट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ अब जैसे हमने किसी से उधार लिया और हमने उसको पे नहीं करा था, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट। अच्छा इंसॉल्वेंसी वाला केस नहीं है अभी कह रहे हो? नहीं, हमने उसको पैसे नहीं दिए, वो तो बैड डेट लिख लिया था, हम क्या लिखेंगे उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए? टू P&L अकाउंट, लोन फ्रॉम राम्स अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन सुनिए इनका, सर हमने मान लीजिए राम से लोन लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन इस नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको, 10,000 रुपए। और किसी वजह से हमारी नियत खराब हो जाती है कि हम पैसा उसको नहीं दे रहे वापस, तो अब लोन लाइन की लायबिलिटी हटानी है हमें, उसको पैसा दे भी नहीं रहे, तो साल के एंड में जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इसके क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखी जाती है, तो उस अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू के अंदर। इसे एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। टर्म 2 में सीखेंगे ऐसी एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक, अच्छा जी, कहाँ पर आ गए हम? 16 पॉइंट पर। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यस Yes, sir. कमीशन रिसीवेबल, No sir, false. रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव Personal हुआ नहीं है, account. रिसीवेबल। ये एक्रूड कमीशन हो गया ना, एक्रूड कमीशन हो गया, ये अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड एसेट होता है ये। Yes sir, real account. ठीक है, अंडरलाइन कीजिए रिसीवेबल, अंडरलाइन कीजिए रिसीवेबल, मान लिखिए एक्रूड, is equal to asset, is equal to personal। तो अभी सिखाया था आपने कि सारी एसेट्स जो होती है वो रियल होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसकी, कुछ एसेट ऐसी होती हैं जो रियल ना होकर के पर्सनल होती है। चैप्टर 6 जब करेंगे तो चर्चा करेंगे उसमें। फिलहाल कमीशन रिसीवेबल वर्ड लिखा हुआ है तो ये रिसीव नहीं हुआ, हमारे लिए इनकम नहीं है, तो नॉमिनल नहीं है, फॉल्स हो गया। ये हो गई बात यहाँ तक। 17th पॉइंट, अ कंपाउंड या फिर कंबाइंड एंट्री इज अ एंट्री ड्राइव्ड बाय कंबाइनिंग मोर देन 2 अकाउंट्स इन वन एंट्री। सही है। Yes sir. डिस्काउंट अलाउड ऑन परचेजेस बाय कस्टमर्स इज ट्रेड डिस्काउंट। परचेज के टाइम डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट ये होता है। परचेज या सेल के टाइम डिस्काउंट हो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट। 19 पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ऑन पेमेंट। डिस्काउंट पेमेंट के टाइम वो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रू। कैश सेल इन्वॉल्विंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, मतलब हमने गुड्स बेचे, हैंड टू हैंड पैसा मिल गया और हमने दोनों टाइप के डिस्काउंट दिए अपने कस्टमर को, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया। क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट को अलग से दिखाएंगे। सही है बात। लास्ट में लिखता है कि ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो किया जाएगा। फॉल्स है जी। कुछ ट्रांजैक्शन लिखना हो जी, मैं आपको एंट्री बताएंगे, आंसर बोलेंगे नहीं जी, कॉपी पेस्ट करेंगे। आपके पास आंसर चेक करने होंगे, इसका हो जाए बता देगा। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपको नोट करो, नॉलेज के लिए आपको ध्यान नहीं रहेगा ना, रिवीजन के टाइम इसलिए क्वेश्चन आपने नॉलेज के लिए लिखो, मुझे तो आंसर चेक करना है। सर सेकंड के साथ ये हाँ, सेकंड के साथ ही है।
फर्स्ट वाली पर आएंगे। सर फर्स्ट वाली में कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार मैंने एंट्री देखी थी मैंने अपने एग्जाम में, जब मेरा खुद क्लास 1 11th में एग्जाम था टर्म 1, उसमें क्वेश्चन आया था और मैं गलत करके आया था एग्जाम में। 40 में से 39 आए थे, 1 मार्क नहीं कटा था। फर्स्ट टाइम सीखा था, नहीं क्लिक करा माइंड में एग्जाम में कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया सर, क्रेडिट द गिवर, कि राम पैसा दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये आंसर होना चाहिए। मैं ये वाला आंसर लिख करके आया, जो भी आंसर गलत, आंसर करेक्ट जो है वो ये है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। और ये समझते हैं कि व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझे जी क्या है। तो मैंने गुड्स बेचे मिस्टर श्याम को, तो एंट्री कर ली श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम बन गया मेरा डेटा, करेक्ट। अब 1 महीना कंप्लीट हो गया, मैंने उससे कहा जी सामान ले गए तो उधार पैसा वापस दो उसका, तो वो कहता है जी मैं तो बाहर गया हुआ हूँ, एक काम कर रहा हूँ मैं राम को भेज रहा हूँ, वो आपको पैसे दे दो। राम एक कॉमन पर्सन है जिसको मिस्टर श्याम भी जानता है और हम भी जानते हैं, एक कॉमन पर्सन। तो श्याम कहता है जी मैं राम को बोल दूंगा वो आपको पैसे दे जाएगा। तो मैं पैसे ले रहा हूँ राम से, लेकिन श्याम के पैसे ले रहा हूँ, तो राम तो मेरे बुक्स के अंदर है नहीं, राम का मैं नया अकाउंट क्यों खोलूंगा, मैं तो श्याम का अकाउंट क्लोज करूंगा। तो मुझे एंट्री करनी चाहिए कैश नाम कैसे बढ़ गई और श्याम का अकाउंट क्लोज हो गया, इसके पैसे आ गए। अब पैसे देने कोई भी आ, समझ आ रही है ये बात, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसलिए आंसर आना था कैश टू श्याम। फिर उसके बाद ध्यान रहेगी, ध्यान रहेगा। पॉइंट नंबर 2, तो बड़े भयंकर सी एंट्री है, बड़ी बड़ी सी एंट्री, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिखता है ना परसेंटेज है, डिस्काउंट है, ये है वो है, तुम्हारे दिमाग का कैलकुलेशन में लग जाता है। इसको अमाउंट को छोड़ दो आप, पहले सबसे पहले आप अकाउंट्स लिखने की कोशिश करो सही से। बताइए जी मिस्टर जो मोहन है वो कौन है, डेटर है या क्रेडिटर है? कस्टमर है। कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि हमने सामान बेचा और पैसे हैंड टू हैंड मिल गए। चेक से मिले तो क्या वो पैसे से मिल गए, तो मोहन का नाम तो पक्का नहीं लिखेंगे बुक्स में, ये चीज क्लियर हो रही है बात। सर हमने गुड्स बेचे हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं तो सेल्स नाम का रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इतनी चीज क्लियर हो पा रही है। सर हमें चेक मिल गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा जब चेक मिलेगा हमें, तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, अगर कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट। सर क्वेश्चन में दो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट। हम ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। हमने सामान बेचा, पैसे आपके हाथ मिल गए, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं या हमें डिस्काउंट मिल रहा है? दे रहे हैं। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है। सबसे पहले एटलीस्ट इतना आपका करेक्ट होना चाहिए कि सर अमाउंट में समझ में नहीं आ रहा, कैसे लेस करना, क्या लेस करना नहीं पल्ले पड़ रहा, लेकिन आपकी एटलीस्ट एंट्री सही होनी चाहिए कि क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। चेक मिल रहा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, डिस्काउंट दे रहे हैं एक्सपेंस डेबिट होगा, गुड्स बेच रहे हैं सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई बात इतनी? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए अमाउंट पर आते हैं। सर हमें क्या लग रहा है, कई बच्चों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, जो क्यों लिखा हुआ है कि सर 20% का प्रॉफिट था और 20% का डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं मतलब हमें, तो इसका सामान 10 में बेच दिया। ऐसा नहीं, 10,000 की कॉस्ट का सामान 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो मुझे बताइए जब मेरा कस्टमर दुकान पर आया होगा तो मैंने उसे वो सामान कितने का बोला होगा? सेलिंग प्राइस हमारा 12,000 होगा। मतलब मैंने उसको इतना बताया होगा कि 10,000 की मेरी कॉस्ट है, 2,000 का मेरा प्रॉफिट। मैंने उसको सीधा 12,000 ही बोला कि सब 12,000 का सामान। हम बोल कस्टमर को ऐसे बोलते हैं कि जो 12,000 का खरीदा हमने, तो ठीक बात है। तो सीधा कस्टमर को बोलेंगे 12,000। कस्टमर काफी बार्गेनिंग कर रहा है इसी सामान के लिए, और वो ऐसी आइटम है सपोज जो बिकी नहीं रही काफी टाइम से, हम सोचते हैं शायद लॉस में निकल जाए, लेकिन निकल जाए, बस पैसा फंसा हुआ है, पैसा अटका हुआ। कस्टमर कहता है 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो मैं सामान लूं, हम कहते हैं ठीक है दिया। अब उसको ये तो नहीं बोल सकते कि 10,000 की कॉस्ट है तो उसका 20% 2,000 बैठेगा, ऐसा तो नहीं बताएंगे उसको।
सेलिंग प्राइस का ही 20% होगा। 12,000 का 20% 2,400, तो हमारा जो है फाइनल सेलिंग प्राइस जो बना वो बना 9600 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स या परचेज के सामने जो अमाउंट आता है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आता है, ठीक है। क्योंकि उसने पेमेंट सारी की सारी कर दी, अब हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे देंगे। कैश डिस्काउंट कितना देना है सर? 10%। 9600 का 10% 9। एक्चुअल में चेक वो फिर कितने का बनाएगा? डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचा, कितना बचा? 8840। कितना ही है? 86। अब बताइए सेकंड एंट्री में कंफ्यूजन कोई? स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, यहाँ सोचिए सर एक एंट्री में इतना टाइम लग गया है तो पूरे टू कितना टाइम लगेगा? हर एंट्री इतनी बड़ी नहीं होती है। क्लियर हो गया जी? बढ़ सकते हैं आगे। एक चीज हमें क्लियरली अच्छे से पता है सर कि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब पेमेंट हैंड टू हैंड होती है या टाइम के अंदर अंदर होती है। अगर पेमेंट नहीं है तो कैश डिस्काउंट नहीं है। थर्ड केस में ऐसा ही हो रहा है सर कि पेमेंट जो हो रही है वो सिर्फ 25% की हो रही है, बाकी 75% की पेमेंट नहीं हो रही। अब इस बार मोहन मेरा डेटर बन गया क्योंकि मैंने उसको 75% सामान उधार में बेचा, है ना। मोहन भी लिखा जाएगा फिर। बताइए एंट्री क्लियर है कि नहीं? थर्ड केस की गुड्स बेचे हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बैंक की जगह कैश कैश रिसीव हो रहा है तो बैंक की जगह कैश लिख देंगे। कैश रिसीव हो रहा है तो बैंक की जगह कैश। डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट। मोहन का डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा नहीं आया थोड़ा बहुत, ठीक है सर। यहाँ तक की कैलकुलेशन सेम। गुड्स 10,000 की, प्रॉफिट 20% मिला करके 12,000 का हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 20% लेस करके 9600 का फाइनल प्राइस हो गया, ठीक। अब 25% पैसा आया, मतलब 75% पैसा नहीं आया। 7200। क्वेश्चन कहता है कि जितना मैंने सामान बेचा उसका 25% पैसा आ गया। क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75% पैसा नहीं आया। जितना पैसा नहीं आया वही तो उधार बेचा है मैंने, वही तो नाम के सामने आएगा। सर टोटल पेमेंट इसको इतनी करनी थी, ये पेमेंट कर रहा है सिर्फ 25% की, तो मैं तो इसको डिस्काउंट इसी पर दूंगा। यस सर। पिछली बार फुल पेमेंट कर रहा था तो फुल पेमेंट का 10% डिस्काउंट निकाला था हमने। यस सर। इस बार सिर्फ 25% की पेमेंट कर रहा है तो इसके 25% का 10%, 2160। ठीक है। कितना? 2160। 240। बहुत ज्यादा लग रहा है तो सर 240। 240। अच्छा डिस्काउंट क्या सर? क्लियर हो गई ये बात? बाकी बचा हुआ कैश। कैश कितना बचा? 2160। 2160। 60। सेल्स में डे डिस्काउंट लेस करने के बाद अब इसमें पता है क्या ध्यान रखो अपना स्टेप्स ध्यान रखना कि कौन सा अमाउंट पहले निकालते हैं, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। पहले निकालते हैं सर सेल्स वाला अमाउंट, उसके बाद निकालते हैं जो हमने नाम लिखना उधार में जो बेचा, जितना पैसा नहीं आया वो वाला अमाउंट, उसके बाद तीसरे नंबर पर डिस्काउंट वाला अमाउंट, और उसके बाद चौथे नंबर पे कैश वाला अमाउंट, जितना पैसा आया लास्ट में जो बचा। हाँ जी सर सेकंड में बैंक की जगह कैश इन हैंड पे नहीं आया। डाउट ये है कि सर सेकंड केस के अंदर क्वेश्चन में लिखा होगा कि चेक मिला, लेकिन ये नहीं लिखा कि चेक जमा कराया कि नहीं जमा कराया, तो आपने ये प्रेज्यूम कर लिया कि चेक जमा कराया। सही करा प्रेज्यूम मैंने? यस सर। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वी हैव टू प्रेज्यूम कि चेक बैंक में जमा कराया। क्लियर हो गई ये बात? नोट कर लिया आंसर तुमने? यस सर। क्लियर, जैसे लिखना है।